स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरु योगेंद्र पर। 8, 9, 10 जून को जो परीक्षा होने वाली है आपकी पुलिस की, उसके लिए हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट पेपर जो सामान्य अध्ययन के हम लोगों ने जो लगाए हैं, बनाए हैं, उसका पहला पेपर हम लोगों ने कल किया था। आज फिर दोबारा से हम दूसरा प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं, तो आप इसकी तैयारी करें और हमारे जो पेपर के अनुसार आप लोग अपनी तैयारी का आधार बनाकर करें उसको, और देखें कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आ सकते हैं, उसके इर्द गिर्द पढ़ने का प्रयास करें। तो यहाँ पर 38 क्वेश्चन है, उनमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो ये है, पंजाब की राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन में है अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर। तो उत्तर के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें आंसर होगा हमारा लाहौर। उस समय के अगर बात करें, अंग्रेजों के समय राजा रणजीत सिंह एक प्रभावशाली राजा थे, जिनका अधिकार क्षेत्र पंजाब से प्रारंभ होकर के लगभग अफगानिस्तान की सीमा तक था। तो इसलिए उनकी जो राजधानी केंद्र था वो लाहौर था। दूसरा प्रश्न आता है, किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है था? तो लॉर्ड ब्राइस, आइवर जेनिंग्स, एच जे लॉन्स्की एंड केसी वियर। तो ये जो कहने वाले व्यक्ति थे केसी वियर थे। इन्होंने अपनी पुस्तक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात का उल्लेख करते हैं। ये अर्धसंघात्मक राज्य का मतलब है, हमारे भारत में देखा जाए तो जो शक्तियां हैं, पावर हैं, वो दो हिस्सों में बटी हुई हैं, केंद्र और राज्य के रूप में। जो शक्तियां की बात करें तो जब ऐसा समय आता है जो आपातकाल का हम समय कह सकते हैं, उस समय राज्य की शक्तियां खत्म हो जाती हैं, एक प्रकार से केंद्र प्रभावी हो जाता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि ये कैसा है, अर्धसंघात्मक राज्य है। ये एक इसका कारण इन्होंने बताया केसी वियर के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? क्योंकि कोई भी कार्य अगर होता है तो उसका नियमन करने के लिए कोई ना कोई संस्था ऊपर बनाई जाती है जो सरकार के अंडरटेकिंग में आती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं DFHI, CIIA, सेवी और IRDA। तो बीमा क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए प्रमुखता संस्था बनाई गई, उसका नाम है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म है। तो ये क्या करती है, जितना भी बीमा क्षेत्र, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, उस सारे क्षेत्रों में यही जो IRDA के माध्यम से उसे क्या करा जाता है, नियामक किया जाता है और नियमन किया जाता है उसका। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी पवन गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? तो लू, सिरोको, फोहान और मिंस्ट्रल। तो लू तो आप जानते हैं अपने उत्तर भारत में सब सर्वाधिक मात्रा में चलती है और इस समय भी चल रही है। ये समय जो है लू का है, नौतपा कहते हैं हमें उसको इस समय। और आज भी देखें तो यूरोप में लू से माने इस समय गर्म हवाओं से बहुत ज़्यादा यूरोप बहुत ज़्यादा प्रभावित है। उसमें कहने को यूरोप में ठंडा क्षेत्र रहता है, पर इस मई के महीने में यूरोप बहुत गर्म हो रखा है। तो अगर इस प्रश्न के आधार पर देखें तो सारा मरुस्थल में चलने वाली जो सागरीय पवन है वो है सिरोको। अगला प्रश्न है, झारखंड का पायका है, पायका है, तो पायका क्या है? लोकगीत है, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है, चित्रकला है। तो क्या है? तो यहां पे हम बात करेंगे पायका एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार का जो है प्रयोग होता है SONAR। तो सोनार का अधिकांशतः प्रयोग किस में करते हैं? अंतरिक्ष यात्री करते हैं, डॉक्टर करते हैं, इंजीनियर करते हैं या नौसंचालक करते हैं? तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा नौसंचालकों के द्वारा। क्योंकि जब नेवल की बात करें या समुद्र की बात करें, समुद्र में जितने जलवाहक पोत होते हैं वो क्या करते हैं, सोनार के माध्यम से दिशा भी मालूम चलती है, गहराई भी मालूम चलती है और उसके अंदर क्या चीज़ है वो भी मालूम चलती है। ये सोनार से सारी चीज़ें जानकारी प्राप्त होती हैं, इसलिए उसमें वो लगाया जाता है। क्योंकि जो पराबैंगनी, जो हम लोग कह सकते हैं, जो अल्ट्रावायलेट सिग्नल्स के माध्यम से ये सब चीज़ें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, PDA का पूर्ण रूप क्या है? आजकल उत्तर प्रदेश में बड़ा PDA चल रहा है। PDA पिछला, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कहते हैं, परंतु यहाँ PDA का मतलब ये नहीं है। PDA का यहाँ मतलब है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल एजेंसी, पर्सनल डाटा अथॉरिटी, पर्सनल डाटा एरे। तो इसका उत्तर होगा PDA का पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये एक मूल विषय है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो उसमें इसका पूर्ण रूप आपके सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो मैंने आपको बताया था किसी न किसी विषय के ऊपर कोई न कोई एक संस्था है ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए, बैंकों के लिए,
ग्रामीण बैंकों के लिए, कृषि बैंकों के लिए नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को नियामक करती है, नियमन करती है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1982। बाकी नेक्स्ट, राज्य के नीति सिद्धांत तत्व के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्रोन्नति को भारत के डैश डैश में उल्लेखित किया गया है। तो ये किस आर्टिकल में है? संविधान का जो नीति से सिद्धांत वाला भाग है उसके अंतर्गत आर्टिकल आपके दिए हुए हैं। उन आर्टिकल्स में ये पूछा गया है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का विषय है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो अनुच्छेद 44, 46, 39 एंड 51। तो हमारा उत्तर होगा अनुच्छेद 51। उसके बाद है, किस रेखा से पता चलता है कि अक्साई चिन्ह भारत का हिस्सा है? जॉनसन सीमा रेखा, रेडक्लिफ से सीमा रेखा, मैकमोहर रेखा, मैकडोनाल्ड सीमा रेखा। तो कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं तो ये जो जॉनसन सीमा रेखा थी, ये श्रीमान जॉनसन ने लगभग कहते हैं कि 1865 के आसपास इन्होंने एक क्षेत्र सीमा बनाई थी। उसमें जो अक्साई चिन्ह को पश्चिम अपना जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख का क्षेत्र में इसको कहीं ना कहीं उन्होंने बताया था कि ये जो अक्साई चिन्ह है वो भारत का ही हिस्सा है। तो उसके आधार पर अगर देखते हैं तो ये मालूम चलता है कि जॉनसन सीमा रेखा के माध्यम से कि भाई क्या है, अक्साई चिन्ह भारत का ही हिस्सा था। अगला विषय है, काका कालेलकर की अध्यक्षता प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किस वर्ष में नियुक्त किया गया था? आजकल पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हो रही है, SC/ST आयोग तो गठित हो ही गया है, उसका संचालन हो रहा है। ऐसे ही OBC के जो आयोग है उसकी भी लगातार मांग चलती रहती है। तो काका कालेलकर के नेतृत्व में क्या था कि इनकी अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की गई थी सबसे पहली बार। तो वो डेट मानते हैं, समय मानते हैं, वो था 1953 सबसे पहले। और लगातार ऐसी मांग उठती जा रही है और आज भी स्थिति ऐसी है कि लगभग मांग उठी हुई है पर पिछड़ा आयोग का गठन नहीं हुआ है। अगला है, इंस्टाग्राम का अधिग्रहण किस प्रसिद्ध सोशल मीडिया दिग्गज द्वारा किया गया है? तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो इंस्टाग्राम भी बड़ा फेमस है, परंतु ये है किसका, किसने अधिग्रहण इसका कर लिया है? तो माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, गूगल एंड फेसबुक। तो फेसबुक बड़ा जाना माना है, तो फेसबुक ने इंस्टाग्राम को क्या किया गया है, अधिग्रहण कर लिया गया उसका। ठीक है। अगला, करंट के और कॉन्स्टिट्यूशन से अधिकांश क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इस पर विशेष ध्यान रखिए कि जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें से कौन सा पोषक तत्व शरीर मानव आहार के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत है? अर्थात बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए कौन सा तत्व ऐसा है जो अति आवश्यक है, उसके बिना शरीर हमारा चलने में मुश्किल ही है। यानी सबसे अधिक ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, बात ये आती है। तो बसा, फाइबर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो आंसर हमारा होगा कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि 50 से 70% जो हिस्सा है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। बिना इसके हमारा जीवन संभव नहीं है, हम ये कह सकते हैं। जो भोजन हम करते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? महर्षि देश, सप्तऋषि देश, ब्रह्मऋषि देश और ऋषि देश। तो उत्तर प्रदेश को कहने का ऋषियों का देश माना जाता है, परंतु कौन किस प्रकार के ऋषि? तो इसे ये सब महर्षि, सप्तऋषि, ब्रह्मऋषि और ऋषि, ये सब ऋषियों की प्रकार हैं। उनमें ब्रह्मऋषि देश के रूप में हमारा उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। अगला है, भारतीय संविधान में ऐतिहासिक 73वां 74वां संशोधन को अधिनियमित करने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये लमसम जो अधिनियमित हुआ था उस समय लगभग 92 एंड 93 के नियर अबाउट था। तो उस समय अधिनियमित हुआ था। उस समय ध्यान में आता है कि उस समय प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो उनका कार्यकाल भी हमें पता होना चाहिए, किसके समय कौन सा काम हुआ था। जैसा कि इससे पहले एक प्रश्न में आया था कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति जो आई कब आई, 1991 में आई। तो वो कहीं ना कहीं नरसिम्हा राव के समय की बात है। और ये संशोधन भी कब की बात है, 1992-93 का विषय है। आपको ध्यान रखिएगा इसको। अगला है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? अब भारत में प्रकाशित होने वाला था और कहीं ना कहीं हम लोगों ने तो नहीं प्रकाशित किया था, अंग्रेज भारत में आए थे, उनके माध्यम से यहाँ पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। तो उनमें से अगर देखते हैं, बंगाल गजट, द हिंदू, मुंबई समाचार, बंगाल क्रॉनिकल। तो बंगाल गजट पहला ऐसा समाचार पत्र था
जो कहीं ना कहीं भारत में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है? नवाचार दैट इज हमें कोई भी काम करना चाहिए ऐसा कि जो कोई और ना करे। तो यहाँ पर बात आ रही है संसदीय प्रक्रियाओं के लिए नवाचार का विषय आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे विश्व में ऐसा कार्य करने वाला कोई भी देश नहीं है जो कि यहाँ हुआ है। ऐसा कुछ नवाचार हुआ है संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत। संसद जब चलता है तो उस समय क्या नया है हमारे यहाँ, तो नया की बात करें तो वो शून्यकाल है हमारे यहाँ। यानी प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, निर्गामी सत्र, ये सारे विषय अन्य संविधानों में भी हैं या अन्य संसदीय प्रक्रिया में हैं, परंतु शून्यकाल नहीं है। तो शून्यकाल हम लोगों ने शायद लमसम 1962 के समय हमारी संसदीय बोर्ड के माध्यम से ही इसको गठित किया गया था, और 1 घंटे का समय ऐसा दिया गया जिसमें कोई भी सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के कोई प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो ये शून्यकाल ही ऐसा समय है। निम्न में से कौन सा संगठन लिंग समानता सूचकांक जारी करता है? तो जहां भी समानता की बात आती है तो WHO का विषय नहीं आएगा, हेल्थ से जुड़ा हुआ है, ये मुद्रा से जुड़ा हुआ है, ये सारे विषय। तो इसमें क्या है कि जब भी समानता की किसी की बात आती है तो कहीं ना कहीं यूनेस्को इसमें मुख्य भूमिका में आता है। तो यूनेस्को के माध्यम से लिंग समानता सूचकांक जारी किया जाता है, आप ध्यान रखिएगा इसका। अगला है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की माने किस के तहत आते हैं? ये कौन सी सूची में आते हैं? आप जानते हैं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राजसूची, संवर्ती सूची और केंद्र सूची होती हैं। तो इनमें से आपका जो ये हिस्सा जो है वो है राजसूची का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और बंगलौर। तो इसका आंसर होगा हमारा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस को 2 वर्षों में एक बार कम मनाया गया, 2 वर्षों में एक बार, 2 वर्षों में कौन सी डेट्स में मनाया जाता है? तो वो है 9 जनवरी। निम्नलिखित में से किस चुनाव में भारत में नाटो विकल्प की अनुमति दी गई थी? नोटा, टाइपिंग मिस्टेक है, नोटा की बात है। नोटा, तो नोटा माने मना करने वाली बात है। तो वो है लोकसभा। इसमें दिया है राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और लोकसभा। तो आंसर हमारा क्या होगा? लोकसभा। अगला है, कुछ जीव एक साथ रहते हैं और आश्रय और पोषक तत्व दोनों का साझा करते हैं, इस संबंध को क्या कहते हैं? सहजीविता, निर्भरता, सहभोजिता, प्रतियोगिता। तो यहाँ आंसर होगा सहजीविता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समझ समानता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो कानून के समझ समानता की बात आती है तो कानून के समझ समानता है वो है आपका जापानी संविधान से, फ्रेंच संविधान से, ब्रिटिश संविधान से और USA संविधान से। तो हमारा उत्तर होगा ब्रिटिश संविधान से। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1901, 1902, 1906, 1946। तो 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। निम्न में से कौन सा नाफ्टा अर्थात उत्तर अमेरिकी मुफ्त व्यापार संघ का हिस्सा नहीं है? तो जब कहीं ना कहीं उत्तर अमेरिका की बात आती है तो कनाडा, मैक्सिको, USA ये कहीं ना कहीं उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में आते हैं, परंतु ब्राजील इसमें नहीं आता, इसलिए ब्राजील इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक का कौन सा प्लेटफॉर्म आभासी वास्तविकता अर्थात वर्चुअल रियलिटी से संबंधित है? ओकुलस, मैसेंजर, पोर्टल, नोवी। तो आंसर हमारा क्या होगा? ओकुलस। नोमैटिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास में भारत और कौन सा देश शामिल था? तो नोमैटिक की बात करते हैं तो भूटान, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, अमेरिका। तो नोमैटिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास था वो भारत और मंगोलिया के साथ हमारा अभ्यास था। निम्न में से कौन सी पत्रिका उत्तर प्रदेश के सर सैयद अहमद खान द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो यहाँ ध्यान देखना, अब यूपी के ये बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनके माध्यम से ये पत्रकारिता का विषय आता है। तो इसमें यंग इंडिया, तहजीब उल अखलाक, द एडवोकेट और कॉमनवेल्थ। तो आंसर हमारा क्या होगा? तहजीब उल अखलाक। अगला है, भोजन में प्रोटीन की कमी निम्न में से कौन से कारक के कारण होती है? यानी
कुल मिलाकर बात करें, भोजन में प्रोटीन की कमी आ जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, ऐसा इन्होंने प्रश्न में किया गया है। तो इसमें ऑप्शन है चर्मग्रह, घेंगा, पारगर्भिक और रक्त अल्पता। तो आंसर क्या होगा? पारगर्भिक। अगला प्रश्न है हमारा, डिजिटल साक्ष्य की खोज में कंप्यूटर के प्रौद्योगिक वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक तकनीकी को लागू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डाटा फॉरेंसिक, डिस्क फॉरेंसिक, नेटवर्क फॉरेंसिक। जब कंप्यूटर की बात है तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर फॉरेंसिक इसका आंसर होगा। उत्तरी अमेरिका की 5 विशाल झीलों में से सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर, ऑन्टेरियल झील, ह्यूरन झील और ईरी झील। अब कहीं ना कहीं उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील के तौर पर वैसे भी देखा जाए तो सुपीरियर झील का नाम इसमें रहता है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अध्याय है? तो भाग 8 या अध्याय 8, भाग 4, भाग 6 और भाग 7। यहाँ तो ये हम लोग कह सकते हैं भाग 6। भाग 6 के माध्यम से यहाँ पर क्या था, ये अधीनस्थ न्यायालयों के विषय में दिया हुआ है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त नीति, जो स्थायी बंदोबस्त नीति थी वो कौन सा बंगाल गवर्नर था जिसके समय ये कहीं ना कहीं लागू की गई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त नीति के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो दिसंबर 2020 के समय तो उसका नाम है फुकाकू। फुकाकू एक ऐसा सुपर कंप्यूटर था जो कहीं ना कहीं सबसे तेज था। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक निवारक निरोधक कानून संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की बात करते हैं तो ये 1980 में संसद के द्वारा कहीं ना कहीं अधिनियमित किया गया था। अगला है, मट्टाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो मट्टाला हवाई अड्डा की बात करते हैं तो किसी भी देश के हवाई अड्डों का बड़ा प्रमुख हवाई अड्डे हैं जो कहीं ना कहीं प्रमुख मान, जैसे अपना दिल्ली का है, मुंबई का है, इसी प्रकार से ये भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये कहाँ का? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और भूटान। तो ये आंसर हमारा श्रीलंका का होगा। ठीक है। हड़प्पा शहर से खोजे गए पशुपति शिव सील में निम्नलिखित जानवरों में से किसे दर्शाया नहीं गया है? तो आपने देखा होगा पशुपति शिव का एक मूर्ति मिली थी। अब उस मूर्ति में कुछ नीचे क्या थे? चित्र थे। अब चित्र में क्या है? पशुओं के चित्र माने जाते हैं। तो उनमें से बाघ का, शेर का, हाथी का, गेंडा का, तो किसका नहीं था? तो प्रश्न है किसका नहीं था? तो आंसर होगा हमारा शेर का नहीं था। तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने 38 क्वेश्चनों का अभ्यास किया, बहुत कम समय में किया। आप लोगों को क्या करना है? बहुत कम समय में इसका अभ्यास करना है और अधिक से अधिक कोशिश ये करना है कि तुम्हारे जीएस में अधिक से अधिक क्वेश्चन सही हों। ऐसा हमारा प्रयास है कि आप अधिक से अधिक अच्छा करके आएँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।